गरीब भुट्टे बेचने वाली गरीब बहू की अमीर सहेली। माही अपने पति रुपेश, सास माला और ससुर सुदामा के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। माही का ससुराल बहुत गरीब होता है। माही का पति रुपेश एक सेठ के यहाँ बोरे ढोने का काम करता था। रुपेश के पिता सुदामा बहुत बूढ़े होते हैं, जिस वजह से घर की सारी जिम्मेदारी रुपेश के कंधों पर ही होती है। ये ले रुपेश तेरी पगार। लेकिन सेठ जी, ये तो सिर्फ आधी पगार है। हाँ, मैंने तेरी आधी पगार काट ली है। तूने पिछले महीने छुट्टी भी तो की थी। लेकिन सेठ जी, मेरी तबीयत बहुत खराब थी, इसलिए मैंने छुट्टी की थी। और उस छुट्टी के बदले में जितने भी दिन आया हूँ उस दिन मैंने ज्यादा काम किया है, लेकिन उसके बावजूद भी आप मेरी पगार काट रहे हैं। वो सब मुझे नहीं पता। ये ले अपनी आधी पगार और जा यहाँ से। अगर ज्यादा बोला तो कल से काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। सेठ की बात सुनकर रुपेश वहाँ से चुपचाप से चला जाता है। आधी पगार को लेकर रुपेश आंखों में आंसू लिए अपने घर जाता है। अपने पति की आंखों में आंसू देख माही पूछती है, क्या हुआ जी, आप रो क्यों रहे हैं? रोऊंगा नहीं तो और क्या करूंगा। मेरे सेठ ने मेरी आधी पगार काट ली है। अब पूरा महीना ये घर कैसे चलेगा? बाबूजी और माँ की दवाइयाँ भी आनी है, घर का राशन भी आना है, और पूरा महीना ऐसा पड़ा हुआ है। अब हम क्या करेंगे माही? आप फिक्र मत करिए रुपेश जी, मेरे पिता ने मुझे मेरी शादी में ज्यादा कुछ तो नहीं दिया, लेकिन एक सोने की चेन दी थी। मैं उसे बेच देती हूँ, कुछ पैसे आ जाएंगे जिससे ये महीना हमारा ठीक ठाक गुजर जाएगा। माही, मुझे माफ कर देना। शादी के बाद मैं तुम्हें वो खुशी नहीं दे पाया जिसकी तुम हकदार हो। जब से मेरी और तुम्हारी शादी हुई है तब से ही तुम दुख झेल रही हो और गरीबी में जी रही हो। ऐसा मत कहो, सब ठीक हो जाएगा, हमारा वक्त जरूर बदलेगा। माही एक अच्छी पत्नी होती है और हर हालत में अपने पति और ससुराल वालों का साथ देती है। जिसके बाद माही अपने पिता की दी हुई सोने की चेन को ले जाकर एक सुनार की दुकान पर बेच देती है और बेची गई चेन के पैसों से महीने भर अपने घर को चलाती है। रुपेश जिस सेठ के यहाँ काम करता था वो हर छोटी बातों पर पगार काट लिया करता था, जिस वजह से रुपेश को काफी नुकसान होता है। इसलिए अब रुपेश एक नया काम ढूंढने के लिए सोचता है। माही, आज मैं एक नई जगह जा रहा हूँ काम ढूंढने। अगर मुझे यहाँ काम मिल गया तो तुम देखना हमारी सारी परेशानियाँ खुद ब खुद कम हो जाएंगी। इतना बोलकर रुपेश नई जगह काम ढूंढने के लिए निकल जाता है। जिसके बाद रुपेश को काम मिल जाता है, जिससे रुपेश बहुत खुश होता है और खुशी खुशी अपने घर वापस लौट रहा होता है कि तभी सामने से एक गाड़ी आ जाती है और रुपेश का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट में रुपेश तो बच जाता है, लेकिन रुपेश हमेशा हमेशा के लिए अपने दोनों पैरों को एक्सीडेंट में गंवा देता है, जिससे अब रुपेश अपाहिज हो जाता है और घर की सारी जिम्मेदारी बेचारी माँ ही पर आ जाती है। हे भगवान, तू हमसे ये कैसी परीक्षा ले रहा है? तुझे क्या हम गरीबों पर जरा भी दया नहीं आती? हमारी जिंदगी में दुख कम थे क्या जो मेरे बेटे को अपाहिज कर दिया? अब हमारा क्या होगा? माँ जी, आप रोइए मत, सब ठीक हो जाएगा। आप देखना, भगवान जरूर हमारी मदद करेगा। अरे तुम दोनों फिक्र मत करो, मैं आज ही जाकर किसी जगह काम ढूंढता हूँ। बाबूजी, आप कैसी बातें कर रही हैं? आप इस उम्र में काम करेंगे? तो बहू, और क्या करूँ? अब इस घर को मुझे ही चलाना होगा, वरना हम लोग तो भूखे प्यासे मर जाएंगे। नहीं बाबूजी, ऐसा नहीं होगा, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी। आप फिक्र मत करिए, मैं कोई ना कोई काम शुरू कर दूंगी और इस घर को चलाऊंगी। लेकिन तुम क्या करोगी बहू? माँ जी, बाबूजी, बरसात का मौसम शुरू होने वाला है। बरसात के मौसम में लोग भुट्टे खाना बहुत पसंद करते हैं। मैं एक काम करती हूँ, भुट्टे बेचने का काम शुरू कर देती हूँ, हमारी इससे अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। माही का ये आइडिया सभी को बहुत पसंद आता है। जिसके बाद माही कुछ पैसे उधार लेकर बहुत सारे भुट्टे खरीद लेती है और उन्हें बेचना शुरू कर देती है। देखते ही देखते बरसात का मौसम भी शुरू हो जाता है। बरसात के मौसम के शुरू होते ही माही के घर के अंदर पानी आना शुरू हो जाता है, जिस वजह से माही के सास, ससुर और पति को काफी परेशानी होती है। हे राम, इस बारिश को भी अभी इतनी तेज करना था क्या? पूरे घर में पानी भर गया है, अब हम क्या करेंगे? माला, पहले हमें रुपेश को किसी और तरफ ले जाना होगा, वरना रुपेश पानी में भीग जाएगा। इसकी पट्टियां भी अभी खुली नहीं है। दोनों बूढ़े माँ बाप अपने अपाहिज बेटे को खटिया के सहारे उठाकर दूसरी तरफ रख देते हैं। इस वजह से माँ और बाप और बेटे की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दूर खड़ी माही भी ये सब देख रही होती है और माही की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। बारिश के मौसम की वजह से माही को भुट्टे बेचने में भी काफी परेशानी होती है। वो तिरपाल डालकर सड़क के किनारे बैठकर अपने भुट्टे बेचा करती थी। माही की ज्यादा कुछ कमाई नहीं हो पाती थी, इस वजह से उसके ससुराल वालों को काफी परेशानी होती थी। ऐसे ही समय बीतता रहा और एक दिन, वाह यार, ये बारिश का मौसम कितना अच्छा होता है। सामने भुट्टे वाली भी बैठी है। बारिश के मौसम में तो भुट्टे खाने का मजा ही कुछ और होता है। ड्राइवर, तुम गाड़ी साइड में लगा दो, मैं भुट्टा खाने जा रही हूँ। अनु जल्दी से अपनी गाड़ी से उतरती है और माही के पास भुट्टे लेने के लिए जाती है। जैसे ही अनु माही के पास पहुंचती है तो वो माही को देखकर बहुत हैरान हो जाती है। माही, तुम यहाँ?
तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम भुट्टे क्यों बेच रही हो? तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हुई? लेकिन तुम तो पढ़ाई के लिए बाहर गई हुई थी ना? हाँ लेकिन कुछ समय पहले ही वापस आ गई हूँ। तुम्हारे घर पर गई थी, लेकिन तुम्हारे घर पर ताला लगा हुआ था। आसपास के लोगों से भी पूछा, लेकिन उन्हें भी तुम्हारे बारे में कुछ पता नहीं था। तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम मुझे नहीं मिली। तुम्हारे बाहर जाने के बाद मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। वो यही चाहते थे कि मेरी शादी जल्दी से जल्दी हो जाए, इसलिए मुझे शादी करनी पड़ी। शादी के बाद मेरे पिताजी का भी देहांत हो गया। क्या तुम्हारी शादी हो गई है? तुम तो पढ़ाई में बहुत अच्छी लड़की थी, तो तुम भुट्टे क्यों बेच रही हो? माही और अन्नू बचपन की पक्की दोस्त होती है। माही एक गरीब परिवार से होती है, लेकिन वहीं अन्नू एक बहुत अमीर परिवार से होती है। अमीर होने के बावजूद भी अन्नू माही को अपनी बहन की तरह मानती थी। दोनों का बचपन साथ में बीता था और दोनों साथ में ही बड़े होते हैं। पढ़ाई के लिए अन्नू को बाहर जाना पड़ता है, इसलिए अन्नू पढ़ाई के लिए बाहर चली जाती है और माही की भी शादी हो जाती है। इतने सालों बाद अपनी सहेली को ऐसी हालत में देखकर अन्नू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो माही से इन सभी चीजों का कारण पूछती है। माही, लेकिन तुम्हारे साथ ये सब कुछ कैसे हुआ? अपने दोस्त के पूछने पर माही की आंखों में आंसू आ जाते हैं और माही रोते हुए सारी बात अन्नू को बताती है, जिसे सुनकर अन्नू कहती है, तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो गया, मेरी बचपन की दोस्त के साथ इतना कुछ हो गया और मुझे इस बात का कुछ पता ही नहीं चला। लेकिन अब तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं। अब तुम यहाँ भुट्टे नहीं बेचोगी। तुम और तुम्हारे ससुराल वाले मेरे साथ चलो। अन्नू की बात सुनकर माही अन्नू के गले लग जाती है। अन्नू माही और उसके ससुराल वालों को अपने घर ले आती है। माही एक अच्छी पढ़ी लिखी लड़की होती है, इसलिए अन्नू की वजह से माही को एक बड़ी सी कंपनी में एक मैनेजर की पोस्ट दिलवा देती है। मैनेजर की पोस्ट मिलने पर माही की परेशानी धीरे धीरे खत्म होने लग जाती है और माही अपने और अपने ससुराल वालों के लिए एक बड़ा सा घर ले लेती है। अन्नू, मुझे नहीं पता मैं कैसे तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। अगर तुम ना होती तो न जाने क्या होता। मैं आज भी उसी सड़क के किनारे बारिश में भीगते हुए भुट्टे बेच रही होती और मैं अपने ससुराल वालों को कभी भी कोई खुशी नहीं दे पाती, लेकिन आज तुम्हारी वजह से ही सब कुछ मुमकिन हो पाया। इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम मेरी बचपन की दोस्त हो और मैं अपनी बचपन की दोस्त को परेशानी में नहीं देख सकती हूँ। ज्योति अपने पति, 3 बच्चों और सास के साथ रहती थी। उसका पति मजदूरी का काम किया करता था, लेकिन अब बरसातों के दिन थे, इसलिए कैलाश का काम अब अच्छा नहीं चल रहा था। सुनिए जी, आज हल्की हल्की बारिश की वजह से आप काम पर नहीं जा पा रहे हो, तो आज आप छत को सही कर दो ना। क्यों? कुछ नहीं, बस बारिश की वजह से छत टपक रही थी। अच्छा ठीक है। कैलाश छत पर गया और छत को सही करने लगा। अभी उसे काम में लगे हुए बस कुछ ही देर हुए थे, तभी जोरों की हवाएं चलनी शुरू हो गई। अरे नहीं, इतनी तेज हवा अचानक! हाँ, कैलाश ने किसी तरह से उस चलती हुई आंधी में अपनी छत को सही किया और जब वो नीचे आया। सुनिए जी, अभी टीवी पर दिखा रहे थे कि बहुत तेज बारिश होने वाली है और हो भी सकता है कि बाढ़ आ जाए। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम घबराओ मत। पर अरे बहू, कैलाश सही कह रहा है। जो भी होता है भगवान की मर्जी से ही होता है, तो तू ज्यादा मत घबरा। ज्योति चुप हो गई। उस शाम बहुत जोरों से आंधी चल रही थी। सभी लोग अपने अपने घरों में थे। रात होते होते बहुत सारी घटा आसमान पर गहरा गई और बहुत तेज बारिश होने लगी। अरे नहीं कैलाश जी, देखिए ना कितनी तेज बारिश है। मुझे तो डर लग रहा है, कहीं उस न्यूज चैनल वाले की बात सच ना हो जाए। अरे तुम बेकार में ही डर रही हो। कैलाश ने ऐसा बोलकर बात को खत्म कर दिया, लेकिन बारिश 2 दिन तक नहीं रुकी। उनके शहर के पास ही एक नदी भी बहती थी। जब बारिश का पानी उसमें ओवर हो गया तो वो पानी शहर की तरफ चला आया, जिसकी वजह से वहां पर बाढ़ आ गई। अचानक से आधे गांव डूब गए और लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। ये बाहर से अचानक शोर क्यों आ रहा है? ज्योति ने खिड़की से झांक कर देखा तो उसे खिड़की से एक ऊंची सी लहर आती हुई दिखाई दी, जो पहले तो उसकी खिड़की से बहुत दूर दिख रही थी, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में वो उसके घर के बहुत करीब आ गई। माँ, सभी भागो! अरे बहू, अचानक क्या हो गया? क्या हुआ ज्योति? भागो भागो! कैलाश ने 2 बच्चों को गोद में उठा लिया और ज्योति अपने छोटे बेटे को गोद में लेकर छत की तरफ भागी। वो लोग बस छत तक पहुंचे ही थे कि तभी पानी के बहाव से उनके घर की दूसरी मंजिल भी डूब गई। लोगों के घर डूब चुके थे। बहुत सारे लोग इस आपदा का शिकार होकर दुनिया से चले गए। ये सब क्या हो गया? हे भगवान, ये कैसी तेरी मर्जी है, हमारी मदद कर। बूढ़ी कमला मदद के लिए गुहार लगाने लगी कि अचानक उनकी छत तक भी पानी आना शुरू हो गया। माँ, हम लोग ज्यादा देर तक यहाँ पर सुरक्षित नहीं है, अब रुको, मैं कुछ करता हूँ। वहीं कैलाश के घर की बराबर में एक बहुत बड़ा और पुराना पेड़ था। उसने उसकी ऊंची डाली पर अपने बच्चों और परिवार को बैठा दिया। अब बाढ़ यहाँ तक नहीं आ पाएगी, शायद हम लोग यहाँ पर सुरक्षित हैं। कैलाश ऐसे बोल ही रहा था कि तभी उसकी बड़ी बेटी बोली, माँ,
भूख लगी है। बेटा, ऐसी आपदा में मैं तुम्हें क्या खिलाऊंगी? सारा राशन भी डूब गया है। मैं कुछ लेकर आता हूँ। बेटा, ऐसी स्थिति में तू क्या लेकर आएगा? कहीं मत जा मेरे लाल। नहीं माँ, अपने बच्चों के खातिर मुझे जाना ही होगा। कैलाश ऐसे बोलकर पानी में डुबकी लगा देता है। अभी वो कुछ ही देर तैरा था कि तभी अचानक आगे जाकर पानी का बहाव तेज हो गया, जिसकी वजह से कैलाश खुद को नहीं संभाल सका और वो बहता हुआ बहुत दूर चला गया। कुछ घंटों में बारिश भी थम गई, लेकिन कैलाश घर नहीं पहुंचा। अब आ भी चाहिए कैलाश जी। बहू, मुझे तो लगता है कि अब कैलाश कभी भी नहीं। ऐसा मत कहिए माँ जी, चुप हो जाइए। जैसे ही बारिश रुकी, फौरन रेस्क्यू टीम को शहर भेज दिया गया और उन्होंने सभी जिंदा और मुर्दे लोगों को निकाल लिया। लाशों के ढेर में ज्योति कैलाश को ढूंढने पहुंची, लेकिन उसे वो वहां पर नहीं मिला। तब एक रेस्क्यू टीम का मेंबर बोला, सुनिए मैडम, शायद आपके पति, हम उन्हें ढूंढ कर निकालेंगे। प्लीज अभी आप शांत हो जाइए और रेस्क्यू हेलीकॉप्टर इंतजार कर रहा है, उसमें जाकर बैठ जाइए। सरकार का ऑर्डर है कि सभी इंसानों को किसी भी सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जाए। ज्योति को उसकी बात माननी पड़ी। अब उसे भी विश्वास हो चुका था कि उसका पति इस दुनिया में नहीं रहा। रेस्क्यू हेलीकॉप्टर उन्हें एक पुराने गांव में ले गया, जहां पर भूसे की झोपड़ियां बनी हुई थी। सभी बाढ़ से बचाए हुए लोग वहीं पर थे और उन्हीं झोपड़ियों में रहकर अपना गुजारा करने लगे थे। माँ, कैसी भी मिली, कम से कम हमें छत तो मिल गई। अब मैं मेरे बच्चों का पेट पालने के लिए किसी काम की तलाश करती हूँ। बहू, कहीं मेरे बेटे की तरह तू भी नहीं। माँ, मुझ पर विश्वास रखिए। अपने बच्चों को पालने के लिए मैं मृत्यु को भी मात दे जाऊंगी। ज्योति उस छोटे गांव से बाहर काम की तलाश में निकल गई। कुछ दूरी पर एक और गांव था, वहां पर उसे खेत में काम मिल गया। पैसे तो बहुत कम है, लेकिन ऐसी स्थिति में कुछ भी चलेगा। कुछ दिनों तक रेस्क्यू टीम ने लोगों के खाने पीने का ध्यान रखा, लेकिन बाद में सभी लोगों को खुद से कमाई करके अपना गुजारा करना पड़ा। ऐसे हालातों में बेचारी ज्योति भी सीने पर विधवा होने का बोझ लिए चिलचिलाती हुई धूप में खेत में काम करने जाया करती थी। बहू, तू कितनी मेहनत करती है। चल, आज तू काम पर मत जा, तेरी जगह मैं चली जाऊंगी। नहीं माँ, आप घर में बच्चों के ही पास रहिए। वहाँ धूप में काम करना आपकी बस की बात नहीं है। लेकिन बहू, आप मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। अब मैं चलती हूँ। ज्योति इसी तरह से अपने परिवार का पेट पाल रही थी। इसी तरह यही सिलसिला चलते हुए लगभग 3 साल हो चुके थे। एक दिन ज्योति खेत से वापस आई तो उसे कैलाश का पुराना कोट रखा हुआ दिखाई दिया। कहाँ चले गए कैलाश जी? इस इतनी बड़ी दुनिया में मुझे और अपने बच्चों को छोड़ते हुए आपको जरा भी डर नहीं लगा? ज्योति खुद से ही बातें कर रही थी कि तभी अचानक से दरवाजे पर एक भिखारी आया। ओहो बाबा, ला रही हूँ। ज्योति कैलाश का कोट देखती हुई ये बातें बोल गई और जैसे ही उसने अपनी नजर उठाई वो हैरान हो गई। उसकी आंखें भर आई। आप? वो भिखारी कोई और नहीं बल्कि कैलाश ही था। कैलाश जी, क्या ये आप हो? ज्योति, दोनों पति पत्नी एक दूसरे के गले लग गए। वहीं बाहर से कमला बच्चों को टहला कर आ रही थी। अरे बहू, ये किस मर्द को तूने अपने गले से लगा रखा है? कमला ने कैलाश को जोर से खींचा और वो भी अपने बेटे को देखकर हैरान हो गई और रोने लगी। बेटा? माँ, कैलाश घर में आ गया। कैलाश जी, आप कहाँ थे? पता है मैं कितना डर गई थी। सालों से मैं इस विधवा होने के बोझ को लिए घूम रही थी। आपके जाते ही मेरी जिंदगी के सारे रंग ही चले गए थे। मेरे दिल को आज तक भी सुकून नहीं था। बस एक बार आपको देखने को मेरा मन तरसा जा रहा था। बोलिए, क्यों छोड़कर गए थे आप मुझे? मैं कहाँ छोड़कर गया था? उस दिन बाढ़ का बहाव मुझे बहा कर ले गया, लेकिन भगवान की कृपा से मैं बच गया। मैंने उस लाश और जिंदा लोगों के ढेर में तुम्हें बहुत ढूंढा, लेकिन फिर मैंने उम्मीद छोड़ दी। लेकिन देखो, हम फिर मिल गए ना। अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब तू हमें कभी छोड़कर मत जाना, ठीक है? कभी नहीं जाऊंगा। आप सब भी मेरे साथ ही रहना। चलो, अब बहुत हुई ये बातें, अब सभी हंस कर दिखाओ। रश्मि की बात सुनकर सभी हंस पड़े। इतने सालों बाद अब कैलाश को उसका परिवार भी वापस मिल चुका था और अब सब कुछ ठीक हो गया था। इसी तरह से सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे।